नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ राज्य के इतिहास में अध्ययनरत थे। हमने राणा मोकल तक मेवाड़ राज्य के इतिहास को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेवाड़ राज्य का इतिहास, ये हमारा विषय है। मेवाड़ राज्य का इतिहास, इसके अंतर्गत जो आज के हमारे महाराणा होंगे वो महाराणा कुंभा। और इनका शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक होगा। इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। काफ़ी लंबा है महाराणा कुंभा के बारे में। तो आपको पता है महाराणा कुंभा के, सबसे पहले हम इनके बारे में जो जानकारी देखते हैं, सबसे पहले इनकी उपाधियाँ। सर्वप्रथम इनकी क्या देखेंगे? उपाधियाँ देखेंगे। तो इनकी जो प्रमुख उपाधियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है कि इनके पास में लगभग 108 उपाधियाँ हुआ करती थी महाराणा कुंभा के पास में। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसके अलावा जो जानकारी मिलती है हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनकी उपाधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कितनी उपाधियां? ऐसा माना जाता है कि इनके पास में कुल 108 उपाधियां थी। तो आपको पता है हम 108 उपाधियां यहाँ पर नहीं देख सकते। जो प्रमुख उपाधियां हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो उपाधियां थी उसमें कौन कौन सी थी, पहले हम देखेंगे अभिनव भट्टाचार्य। काफ़ी एग्जाम्स में आई है अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य, इनकी जो उपाधि है वो संगीत प्रेमी होने के कारण, क्यों मिली है? संगीत प्रेमी होने के कारण इनको ये उपाधि प्राप्त हुई है। इसके पश्चात हम देखेंगे इनके पास में जो उपाधि है वो हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि। हिंदू सुल्तान की उपाधि क्यों? महान हिंदू शासक होने के कारण, होने के कारण। इसके अलावा इनके पास में जो उपाधि है वो हाल गुरु, हाल गुरु, हाल गुरु ये उपाधि क्यों है? तो इसका मतलब ये है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। इसके अलावा इनके पास में छाप गुरु, छाप गुरु, इसका मतलब सीधा सा दिखाई देता है छापामार पद्धति में दक्ष होने के कारण, छापामार पद्धति में दक्ष होने के कारण। इसके अलावा इनके पास में एक उपाधि मिलती है राणो रासो। कौन सी? राणो रासो। राणो रासो की उपाधि का अर्थ ये है कि ये साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, होने के कारण। इसके अलावा इनके पास में जो उपाधि है राजगुरु, राजगुरु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण, महान राजनीतिज्ञ होने के कारण इनके पास में ये उपाधियां हैं। ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। इसके अलावा इनके पास में जो उपाधि है उसका नाम है टोडरमल। इसके अलावा दान गुरु, इसके अलावा दान गुरु, इसके अलावा सेल गुरु, दान गुरु, सेल गुरु, परम गुरु,
और देखें तो नंद नंदीश्वर, इसके अलावा इनके पास में नरपति और प्रज्ञापालक, काफ़ी हमने देख लिए हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से 10 से अधिक ही हो गई हैं। तो ये इनके पास में प्रमुख उपाधियां थी महाराणा कुंभा के पास में। कौन कौन सी, वापस देख लीजिए। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी होने के कारण, हिंदू सुल्तान, इनको महान हिंदू शासक होने के कारण ये उपाधि मिली। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। छाप गुरु, छापामार पद्धति में दक्ष होने के कारण। राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु, महान राजनीतिज्ञ होने के कारण। महाराजा धीराज, टोडरमल, दान गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, नंद नंदीश्वर, नरपति, प्रज्ञापालक, ये इनकी क्या थी, प्रमुख उपाधियां थी। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं कुंभा के महाराणा जो कुंभा थे उनका संरक्षक कौन था। कुंभा का संरक्षक, तो आपको पता है इनका संरक्षक था राव रणमल ने कुंभा के संरक्षक के रूप में शुरुआती समय में काम किया जब इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात तो राव रणमल ने क्या किया, सिसोदिया सरदारों को हटाकर, मेवाड़ी जो दरबार था उसमें सिसोदिया सरदारों को क्या किया, हटाकर उनके स्थान पर किसको लगाया, राठौड़ सरदारों को। मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे उनको क्या किया, दरबार में नियुक्त किया। देखिए किस प्रकार से काम होता है। राव रणमल ने सिसोदिया सरदारों को हटा दिया, जो मूल रूप से कहने का मतलब मेवाड़ राज दरबार में कार्य करते थे, और उसके स्थान पर राठौड़ सरदारों को नियुक्त करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। उसके पश्चात सिसोदिया सरदार नाराज होते हैं इस बात से, क्योंकि लंबे समय से ये मेवाड़ दरबार में कार्यरत थे, काम कर रहे थे मेवाड़ महाराणाओं के सानिध्य में। तो ये नाराज होकर, सिसोदिया सरदार क्या होते हैं, नाराज, और ये नाराज होकर किसके पास में जाते हैं, मांडू। और मांडू में कौन था, राणा चूड़ा के पास जाते हैं। ठीक है, नाराज होकर मांडू राणा चूड़ा के पास में जाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। और एक नाराजगी का कारण ये था कि राव रणमल ने जो लाखा का पुत्र था, लाखा का पुत्र, उसका नाम था राघव देव, उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। राघव देव की क्या कर दी, हत्या। इस कारण से भी ये क्या थे, नाराज थे राव रणमल से। ये राणा चूड़ा के पास मांडू गए और राणा चूड़ा इनको वापस लेकर आते हैं मेवाड़। और ये किससे मिले फिर राणा चूड़ा, ये कुंभा से मिले। किससे मिले, कुंभा से मिले। और जो बातें थी वो समस्त प्रकार की बातें कुंभा से करते हैं कि इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही है वो मेवाड़ के लिए सही नहीं है। तो राणा चूड़ा के कहने पर कुंभा को जो सिसोदिया सरदारों की जो नाराजगी थी उसके बारे में पता चलता है। और फिर कुंभा के कहने पर जो दासी भारमली थी, दासी भारमली ये रणमल की प्रेमिका भी थी दोस्तों। तो दासी भारमली ने जहर देकर, दूध में जहर देकर किसकी हत्या कर दी, राव रणमल की हत्या कर दी। राव रणमल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, ये हैं प्रेमिका। आप देख सकते हैं इतिहास में भी इनके बारे में ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि कुंभा के कहने पर दासी भारमली ने जहर देकर राव रणमल की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्योंकि एक कारण ये भी मानते हैं कि दासी भारमली जो प्रेमिका थी वो राव रणमल की थी और ये विवाह करना चाहती थी किससे, अनुराग था किससे, कुंभा से। तो कुंभा के कहने पर ही राव रणमल की हत्या किसने कर दी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1437 ईस्वी में दासी भारमली ने कर दी। और जब इसकी हत्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी, तो इसका जो पुत्र था राव जोधा उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उपस्थित था। उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या था, उपस्थित था राव जोधा। तो जोधा यहाँ से फिर भागकर
भागकर, ये हत्या ध्यान रखेंगे कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ से भागकर ये पहुँचा काहुनी गांव। कहाँ पहुँचा, काहुनी गांव, ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो जोधा यहाँ से भागकर कहाँ पहुँचा, काहुनी गांव बीकानेर में इसने शरण ली और इसका पीछा करते हुए, जोधा का पीछा करते हुए कौन आया, राणा चुंडा आया। और ये तो काहुनी गांव में इसने शरण ले ली थी राव जोधा ने, पीछा करते हुए राणा चुंडा आया और इसने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। और फिर मंडोर का किलेदार बनाया किसको, किलेदार ये बनाया किसको, अहाड़ा हिंगोला को यहाँ का क्या बनाया, किलेदार बनाकर ये स्वयं कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया। कौन, राणा चूड़ा। ये कुछ इतिहास में जानकारी इसके बारे में मिलती है दोस्तों। उसके पश्चात आगे क्या होता है, आवल बावल की संधि। क्या होती है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में होती है आवल बावल की संधि। और ये संधि किसके द्वारा करवाएगी, हंसाबाई के द्वारा। किसके द्वारा, हंसाबाई के द्वारा। तो आपको पता है ये जो संधि हुई मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, ठीक है, हंसाबाई के द्वारा आवल बावल की संधि 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य करवाई गई। ठीक है, मेवाड़ में इस समय शासक कौन थे, कुंभा। और इधर जो शासक थे वो कौन थे, राव जोधा। तो इनके बीच में हंसाबाई के द्वारा संधि करवा दी गई। और संधि के अंतर्गत दोनों की जो सीमा थी या जो केंद्र बिंदु था वो सोजत को बनाया गया। केंद्र बिंदु किसको बनाया गया, सोजत को। ये सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, पाली में पड़ता है ये। ठीक है, किसको बनाया गया, केंद्र बिंदु सोजत को बनाया गया। कि इधर आवल बावल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिधर आंवले के पेड़ हैं वो सारी की सारी सीमा होगी मेवाड़ की, और जिधर बावल का मतलब जिधर बबूल के पेड़ हैं वो सीमा होगी किसकी, मारवाड़ की। तो इस प्रकार से केंद्र बिंदु सोजत को निर्धारित कर दिया गया आवल बावल की संधि के तहत, हंसाबाई के माध्यम से ये निश्चित हुआ। और इस आवल बावल की संधि के तहत जो कुंभा था, राणा कुंभा के बड़े पुत्र का नाम था रायमल। क्या नाम था, रायमल का विवाह है जोधा की जो पुत्री थी, जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था, श्रृंगार देवी। उसके साथ में क्या तय कर दिया, विवाह है तय कर दिया कि राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र रायमल से होगा। और ये आपको पता है विवाह हुआ। और उसके पश्चात जो श्रृंगार देवी थी इसने चित्तौड़गढ़ में क्या बनाई, घोसुंडी की बावड़ी बनाई। घोसुंडी की बावड़ी बनाई। ठीक है, घोसुंडी की प्रशस्ति भी मिलती है 1504 ईस्वी में, महेश्वर ने उस प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आवल बावल की संधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का निर्धारण किया गया। उसके बाद में अब हम यहाँ देखते हैं राणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान यह पर कहानी सी है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई विशेष बातें नहीं है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे और क्रमबद्ध रूप से शासनकाल को पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान, तो नंबर 1 पर प्रथम जो सैनिक अभियान रहा तो
इसके बारे में है कुंभा और आबू विजय। कुंभा और आबू विजय, कुंभा और आबू विजय, ये इसका क्या था, प्रथम सैनिक अभियान था। और इसके अंतर्गत देखिए आबू का जो शासक था वो कौन था, सहसमल। सहसमल आबू का शासक था। और कुंभा का जो सेनापति था नारसिंह डोडिया। नारसिंह डोडिया के नेतृत्व में कुंभा ने आबू पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, शासक सहसमल को पराजित करके। और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में क्या निर्मित करवाया, अचलगढ़। अचलगढ़ और कह सकते हैं बसंतगढ़। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। प्रथम सैनिक अभियान आसानी से याद रह जाएगा। आबू विजय, कुंभा की सेनापति नारसिंह डोडिया के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई और आबू के शासक सहसमल को पराजित किया। विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद में नंबर 2 पर जो सैनिक अभियान आता है वो आता है कुंभा और नागौर विजय। कुंभा और नागौर विजय। नागौर विजय, कुंभा और नागौर विजय के बारे में ये बात है कि नागौर में 2 भाई थे, शम्स खां और नासिरुद्दीन खां। तो नासिरुद्दीन खां शासक बन जाते हैं, इस बात से नाराज होता है शम्स खां और सहायता लेते हैं किससे, कुंभा से। देख लीजिए 2 भाई कौन कौन से, एक तो शम्स खां और एक नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन खां और एक था शम्स खां। क्या होता है, 2 भाई इनमें शासक बन जाते हैं। नासिरुद्दीन खां इस बात से नाराज होता है शम्स खां और शम्स खां फिर सहायता लेते हैं किससे, कुंभा से। कुंभा शम्स खां की सहायता करता है और शम्स खां नागौर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही शम्स खां कुंभा को कर देने से मना कर देता है। कर देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। इस कारण से कुंभा इसके ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण। कुंभा क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और आक्रमण में ये कहाँ, गुजरात भागने में सफल हो जाता है। कहाँ भाग जाता है, गुजरात भागने में सफल। ठीक है। और इसके पश्चात कुंभा की कौन सी विजय होती है, नागौर विजय हो जाती है। उसके बाद में आगे नंबर 3 पर हम देखते हैं जो सैनिक अभियान है तीसरा, कुंभा और गुजरात विजय। कुंभा और गुजरात विजय। कुंभा और गुजरात विजय आपको पता है, अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि जो नागौर का शासक है शम्स खां वो कहाँ भाग जाता है, गुजरात। और इस समय जो गुजरात का शासक है, गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन खां। गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है उसका नाम है, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह है। कुतुबुद्दीन शाह है, यहाँ का क्या था, शासक था गुजरात का। तो ये शम्स खां इससे जाकर मिलता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर किसको हराएंगे, कुंभा को हराएंगे। लेकिन यहाँ पर कुंभा पुनः क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। कुंभा क्या हो जाता है, इसमें विजयी हो जाता है और इसमें शम्स खां क्या होता है, मारा जाता है। शम्स खां क्या हो गया, मारा गया। ये लीजिए, ये हो गई गुजरात विजय कुंभा की। उसके पश्चात आगे जो नंबर आता है नंबर 4 पर जो सैनिक अभियान है उसका नाम है कुंभा और मांडू। मांडू या कह सकते हैं मालवा विजय। मांडू या मालवा विजय। मांडू का नाम ही मालवा, ध्यान रखेंगे आप। कुंभा और मांडू विजय, तो इसमें मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखेंगे, क्रमबद्ध रूप से आगे हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन शाह है। और जो गुजरात विजय है वो कुंभा की होती है। इसमें कुंभा
विजयी हो जाते हैं और शम्स खां क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और कुतुबुद्दीन शाह पुनः भागकर कहाँ चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। अगला टारगेट होता है कुंभा और मांडू या मालवा विजय। और यहाँ जो शासक था मांडू का वो कौन था, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम, इसने मेवाड़ पर 5 बार असफल आक्रमण किया था। इसने मेवाड़ पर कितनी बार, 5 बार असफल आक्रमण किया। और अब की बार कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य जो युद्ध होगा वो होगा सारंगपुर का युद्ध। 1437 ईस्वी में हुआ सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और इस सारंगपुर के युद्ध में कुंभा क्या हो गए, विजयी हो गए। और विजयी होने के पश्चात इस युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया। बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाया गया। और कितने माह तक रखा गया, 6 माह तक बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ रखा गया। उसके पश्चात कुंभा ने इसको मुक्त कर दिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ कह सकते हैं, विजय स्तंभ कह सकते हैं। तो किस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ध्यान रखेंगे आप, मांडू या मालवा विजय किस युद्ध के पश्चात, सारंगपुर युद्ध के पश्चात 1437 ईस्वी में। यहाँ इतना काम हो गया। और उसके बाद में आगे आता है एक संधि होती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 में। चंपानेर की संधि कब होती है, 1456 में। और ये चंपानेर की संधि किनके मध्य होती है, तो ध्यान रखेंगे कुंभा पर आक्रमण करने और उसे हराने के उद्देश्य से, एक तो मांडू का जो शासक था महमूद खिलजी प्रथम उसके मध्य, और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है। गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन शाह है। इन दोनों के मध्य क्या होती है, ये संधि होती है। और दोनों के मध्य जो संधि हुई इसका कारण आप समझ ही गए होंगे कि कुंभा को क्या करें, उसके ऊपर आक्रमण करें और उसको हराएं। और उसके पश्चात मेवाड़ का जो साम्राज्य है उसको 2 भागों में बांट लिया जाए। ये संधि हुई चंपानेर की संधि 1456 में। और उसके पश्चात कुंभा पर आक्रमण किया गया। तो कुंभा ने बदनौर के पास में, कहाँ पर, बदनौर के पास, बदनौर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। बदनौर के पास दोनों की संयुक्त सेना को ये संधि हुई। संधि के पश्चात तय हो गया कि दोनों की संयुक्त सेना कुंभा पर सम्मिलित रूप से क्या करेगी, आक्रमण करेगी, उसे हराएगी। और विजय होने के पश्चात मेवाड़ को 2 भागों में बांट लिया जाएगा, एक तरफ मांडू और दूसरी तरफ गुजरात। ये दोनों बराबर इसको भागों में बांट लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बदनौर के पास संयुक्त सेना को, दोनों की संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। और उसके पश्चात इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने या राणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर क्या बनाया, कुशाल माता का मंदिर बनवाया। तो ये इनके प्रमुख क्या थे दोस्तों, सैनिक अभियान थे महाराणा कुंभा के। उसके बाद में कुंभा की स्थापत्य कला देख लेते हैं। राणा कुंभा की स्थापत्य कला
तो स्थापत्य कला के बारे में आपको पता है, जो रचना है वीर विनोद, क्या नाम है, वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा रचित है वीर विनोद। महाराणा शंभू सिंह के दरबार में दरबारी रहे हैं वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास। तो वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। तो राजस्थान में महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं कौन, महाराणा कुंभा। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। और इनमें आपको पता है कौन कौन से हैं, प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे आप। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है इनको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। इसके अलावा आपको पता है इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया, क्या बनवाया, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी हम नीचे देखेंगे। उसके पश्चात इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, अपनी रानी कुंभल देवी की याद में, स्मृति में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक अंत दुर्ग, ये भी ध्यान रखेंगे, एक अंदर है अंत दुर्ग जिसका नाम है कटारगढ़। अंत दुर्ग कटारगढ़ का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मेवाड़ का प्रशासन चलाने का कार्य करता था राणा कुंभा। और कटारगढ़ में ही आपको पता है बादल महल है, बादल महल में जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अंत दुर्ग कटारगढ़ का निर्माण भी राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहाँ से राणा कुंभा मेवाड़ का प्रशासन चलाता था। उसके बाद में आगे देखते हैं बेराट का दुर्ग भीलवाड़ा में पड़ता है। बेराट का दुर्ग भीलवाड़ा में, ये भी निर्मित करवाया किसने, राणा कुंभा ने। इसके अलावा भौमट का दुर्ग उदयपुर में है, भौमट का दुर्ग ये भी राणा कुंभा ने निर्मित करवाया उदयपुर में। इसके अलावा एक है बसंती दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही में है। और इसके अलावा मचान दुर्ग ये भी कहाँ पड़ता है, सिरोही में। और आपको पता है अचलगढ़ और बसंतगढ़ जो दुर्ग हैं उनका निर्माण भी किसने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये इनकी स्थापत्य से संबंधित प्रमुख बातें हैं। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम प्रमुख रूप से जो विजय स्तंभ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विजय स्तंभ इसका नाम कीर्ति स्तंभ भी मिल जाएगा आपको, इसका नाम आपको विष्णु स्तंभ भी मिल जाएगा, और इसका नाम आपको गरुड़ ध्वज के नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ करवाया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जो निर्माण है वो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और यहाँ पर इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये विजय स्तंभ कितना मंजिला है, 9 मंजिला है।
ये लीजिए, इस प्रकार का विजय स्तंभ निर्मित करवाया महाराणा कुंभा ने। इसका जो वास्तुकार था विजय स्तंभ का, वो कौन था? तो वास्तुकार था जेता नापा पुंजा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रशस्ति भी मिली है जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? अत्रि भट्ट। प्रशस्ति इसका रचनाकार कौन है? अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट और उसका पुत्र महेश भट्ट, ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। और ये जो प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। विजय स्तंभ जो बनवाया, इसका निर्माण 1440 से 1448 में किया गया। और ये जो विजय स्तंभ है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये कुंभा के आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और 9 मंजिला है। इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिर जाने के कारण, आकाशीय बिजली गिर जाने के कारण ध्वस्त हो गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और जो तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर 9 बार, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह है। कौन सी भाषा में? अरबी में अल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और ये महाराणा राज सिंह के समय लिखवाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। जो विजय स्तंभ है ये 122 फीट ऊंचा है। 122 फीट क्या है? ऊंचा। ऊंचाई इसकी 122 फीट है। इसमें ये 30 फुट चौड़ा है। 30 फीट क्या है? चौड़ा। और इसके अलावा इसमें 157 क्या है? सीढ़ियाँ हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, इसको हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहलाता है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से 1448 के मध्य अपने जो शिल्पी थे जेता नापा और पुंजा के द्वारा करवाया था। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और जो मोस्ट बात है वो ये है कि राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। ठीक है, 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। ऐसी राजस्थान की प्रथम इमारत है विजय स्तंभ। इसके अलावा ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये दोनों का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ क्या है? राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। ये भी प्रमुख जानकारी आप विजय स्तंभ के बारे में ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा जो राजस्थान के इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इसकी तुलना, विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से, कुतुब मीनार से की। विजय स्तंभ की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे की है? कुतुब मीनार से की है। और एक इतिहासकार और हैं, उनका नाम भी आप ध्यान रख लेंगे, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन से भी, रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया, रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया विजय स्तंभ को। किसने? इतिहासकार फर्ग्यूसन ने।
तो मेरे ख्याल से आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो प्रमुख जानकारियां हैं विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ के बारे में वो मैंने आपके सामने रखी हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। ये समस्त बातें अगर आप एक बार दो बार देखेंगे तो कभी आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। उसके पश्चात आगे हम देखेंगे दोस्तों राणा कुंभा ने अभी हमने पढ़ा था कि राणा कुंभा ने बदनौर में किसका कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने अपने मंत्री, इनका एक मंत्री था, नाम था धड़नक शाह। इनके मंत्री धड़नक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर या कह सकते हैं चौमुखा जैन मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने अपने मंत्री धड़नक शाह के द्वारा या राणा कुंभा के मंत्री धड़नक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको चौमुखा मंदिर के जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनका शिल्पी जो था वो था देपाक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये विशेष बातें हैं राणा कुंभा के शासनकाल और उसके स्थापत्य कला से संबंधित। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं इनकी प्रमुख बातें। इनकी महाराणा कुंभा का जो विद्या अनुराग, विद्या के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, विद्यानुराग। तो ये आप ध्यान देंगे, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु अलग थे और जो चित्रकला है उसके गुरु अलग थे। कौन कौन थे? संगीत गुरु थे सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। और ये चित्रकला के गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद। ये ध्यान रखेंगे। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम बताएं, सारंग व्यास, और चित्रकला गुरु कौन थे? जैनाचार्य हीरानंद। इसके अलावा इनके प्रमुख जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान कौन थे? तो दरबारी विद्वान आप बताएंगे प्रमुख रूप से दरबारी विद्वान, एक तो कान्हा व्यास। कौन था? कान्हा व्यास। इसके अलावा इनका जो दरबारी था अत्रि भट्ट। इसके अलावा महेश भट्ट। इसके अलावा जयचंद्र सूरी। इसके अलावा सुंदर सूरी। इसके अलावा सोमदेव, और इसके अलावा मंडन। ठीक है, ये इनके प्रमुख क्या थे? दरबारी विद्वान थे राणा कुंभा के। उसके बाद में अगर विद्यानुराग के बारे में बात करें तो आगे महाराणा कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी। क्या लिखी? 2 टीकाएं। टीकाएं क्या होती हैं? जो बड़ी पुस्तक होती है उसका छोटा रूप टीका कहलाता है। तो 2 टीकाएं लिखी। कौन कौन सी? एक तो है जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। तो ये ध्यान रखेंगे, रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और दूसरी है चंडी शतक पर टीका। चंडी शतक पर टीका लिखी किसने? राणा कुंभा ने। उसके बाद में इसके अलावा एक प्रमुख ग्रंथ भी लिखा कामसूत्र पर। इन्होंने कामसूत्र पर कामराज रत्तीसार नामक ग्रंथ लिखा। नामक क्या लिखा? ग्रंथ लिखा राणा कुंभा ने। कामसूत्र पर कामराज रत्तीसार नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया?
राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी जो संगीत पर आधारित ग्रंथ हैं, संगीत पर आधारित प्रमुख ग्रंथ, संगीत पर आधारित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं, पहला आता है संगीत राज। कौन सा है? संगीत राज, और इसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। कुंभा के जो संगीत पर आधारित जो ग्रंथ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। और ये 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, विद्या रत्नकोश, गीत रस रत्नकोश, और जो रस रत्नकोश, ये 5 भागों में विभाजित है, विभक्त है। संगीत राज जो इनका सर्वश्रेष्ठ संगीत पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, और इसके अलावा सूड प्रबंध। क्या नाम है? सूड प्रबंध। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुंभा के संगीत पर आधारित प्रमुख क्या हैं? ग्रंथ हैं। इसके अलावा कुंभा का प्रमुख जो शिल्पी था, कुंभा का प्रमुख शिल्पी, कुंभा का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कौन था? मंडन। कुंभा का प्रमुख शिल्पी मंडन, और मंडन के द्वारा जो प्रमुख जो ग्रंथ लिखे गए, इनके द्वारा, मंडन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये भी आप देख लीजिए। शिल्पी मंडन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। इससे पहले हम देख लेते हैं मंडन का जो भाई था उसका नाम था नाथा। इन्होंने वास्तु मंजरी की रचना की। वास्तु मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई? मंडन के भाई नाथा के द्वारा। और इसके अलावा इसका पुत्र था गोविंद, पुत्र गोविंद। ठीक है, पुत्र गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका और उद्वार धोरिणी नामक ग्रंथ लिखे गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई विशेष हाई लेवल में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप क्रमबद्ध रूप से देख लीजिए। एक है राजवल्लभ। क्या नाम है? राजवल्लभ। किस पर आधारित है? शिल्प शास्त्र पर आधारित है। शिल्प शास्त्र पर आधारित है। शिल्प शास्त्र पर आधारित मंडन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राजवल्लभ। उसके बाद में अगला आता है रूपमंडन। रूपमंडन ये मूर्ति कला पर आधारित है। मूर्ति कला पर आधारित है। इसके अलावा एक है देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण जिसको रूपावतार के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो आता है उसका नाम है कोदंड। कोदंड मंडन। कोदंड मंडन ये किस पर आधारित है? तो ये धनुर्विद्या पर या धनुष विद्या पर आधारित है। धनुष विद्या पर आधारित है। इसके अलावा आगे आता है उसका नाम है वेद मंडन। वेद मंडन। वेद मंडन ये किस पर आधारित है? आयुर्वेद पर आधारित है। आयुर्वेद पर आधारित है। इसके अलावा वेद मंडन के बाद में अगला आता है शगुन मंडन। शगुन मंडन तो ये है ज्योतिष पर आधारित। ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है,
इसके अलावा एक आपको मिलेगा प्रसाद मंडन, ये देवालय निर्माण पर आधारित है या उससे संबंधित है। देव मूर्ति प्रकरण, उसमें जो देवालय मंदिर निर्माण होते हैं उसमें जो प्रयुक्त सामग्री है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रख लेंगे। मूर्ति निर्माण या मंदिर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है या उस पर आधारित है ये। तो प्रमुख रूप से ये शिल्पी मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। राजवल्लभ शिल्प शास्त्र पर आधारित है, राजमहल कह सकते हैं उस पर आधारित है। रूप मंडन मूर्तिकला पर आधारित है। देव मूर्ति प्रकरण जो मंदिर निर्माण जो सामग्री होती है उसके ऊपर आधारित है। कोदंड मंडन धनुष विद्या पर आधारित है। वेद मंडन आयुर्वेद पर आधारित है। शगुन मंडन ज्योतिष पर आधारित है। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण से या देवालय निर्माण पर आधारित है। इसके अलावा और भी हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान रखना चाहें, वास्तु मंडन, इसके अलावा अगर और ध्यान रखें तो देव मंडन, इसके अलावा राजमंडन, काफ़ी हैं जो आपको एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इनके बारे में आपको विशेष रूप से ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर जो प्रमुख जानकारी मिलती है कुंभा के बारे में, और क्या जानकारी मिलती है, तो कुंभा के बारे में जानकारी ये मिलती है कि कुंभा एक श्रेष्ठ क्या थे, वीणा वादक, श्रेष्ठ वीणा वादक थे। कुंभा श्रेष्ठ वीणा वादक थे, इस बात की जानकारी हमें मिलती है इनके जो ग्रंथ हैं उसके माध्यम से। और कुंभा की जो पुत्री है, कुंभा की पुत्री, इनका नाम है रमाबाई। क्या नाम है, रमाबाई। कुंभा की पुत्री रमाबाई संगीत की एक विदुषी महिला, संगीत की क्या थी, एक विदुषी महिला थी, संगीत की विदुषी महिला मानी जाती हैं रमाबाई। और इनको जावर शिलालेख में किसकी उपाधि दी गई है, वागीश्वरी। किसकी उपाधि दी गई है, वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। किसको, रमाबाई को। किस शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है, जावर शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि रमाबाई को कैसी उपाधि प्राप्त थी, वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि संगीत की एक विदुषी महिला रही हैं कुंभा की पुत्री रमाबाई। उसके बाद में दोस्तों हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कुंभा अपने जीवन काल के, राणा कुंभा अपने जीवन काल के अंतिम समय में, अपने जीवन काल के अंतिम समय में या शासन काल के अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। उन्माद रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। कैसा रोग हो गया, कुंभा को उन्माद रोग हो गया और इसके कारण इनको, उन्माद रोग से ग्रसित होने के कारण इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो मामदेव कुंड है, मामदेव कुंड, वहाँ पर बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। किसको, राणा कुंभा को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। और इसी मामदेव कुंड में बेड़ियों से जकड़कर रखे जाते समय इनका पुत्र था उदा, कुंभा का जो पुत्र था उदा ने कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी।
उदा ने कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो राणा कुंभा जीवन काल के अंतिम समय में उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे और इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड में बेड़ियों में जकड़कर, जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। तो इनके पुत्र उदा ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये जो उदा है मेवाड़ का पितृहंता, क्या कहलाता है, मेवाड़ का पितृहंता के नाम से इतिहास में इनको जाना जाता है। ठीक है, ऐसी बातें नहीं पूछी जाती हैं। जो बुरा कर्म करता है उसके बारे में परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। केवल आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा की गई और इस कारण इन्हें मेवाड़ का क्या कहा गया है, पितृहंता कहा गया है। ठीक है, और कुंभा की जो छत्री है, कुंभा की छत्री, कुंभा की छत्री ये कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास, मामदेव कुंड के पास कुंभा की क्या बनी हुई है, छत्री बनी हुई है। ठीक है, इनकी हत्या हुई थी 1468 में, यह आपको ध्यान में रखना है उदा के द्वारा। और उदा भी फिर आपको पता है कि 1468 में इनकी हत्या हो गई, शासन की बागडोर इसने अपने हाथ में ले ली। और जब इस बात का पता मेवाड़ के सरदारों को चला कि इसने इस प्रकार से अपने पिता की हत्या की है, तो ये मेवाड़ छोड़कर भाग रहा था और रास्ते में आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके पश्चात आगे जो शासक आएंगे वो इनके जो पुत्र हैं रायमल, उनके बारे में जानकारियाँ आपको मिलेंगी। मेरे ख्याल से महाराणा कुंभा के बारे में जितनी हमने जानकारियाँ प्राप्त की हैं दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। सभी आप लगन से, मेहनत से अगर इनके बारे में जानकारी देखेंगे, समझेंगे इनके कार्यकाल के बारे में, तो किसी भी तथ्य में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। आसानी से सभी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो सभी याद होती चली जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए हम महाराणा कुंभा से संबंधित जितनी बातें हमने ग्रहण की हैं वो हमने एक पूरी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो आज हम यहीं तक अपने शिक्षण के दृष्टिकोण को सीमित रखते हैं।